स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम महिला प्रजनन प्रणाली की शारीरिक रचना को समझने जा रहे हैं। हमारे पास एक काफी विस्तृत चित्र है, पीछे से नज़ारा दिखाता हुआ, और हाँ, साथ में कुछ ज़रूरी जानकारी भी है। जी बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि भाई कौन सा अंग कहाँ है, बल्कि ये समझना है कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। हाँ, और क्यों इनकी बनावट जानना चिकित्सा की दृष्टि से, खासकर सर्जरी के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये देखना काफी दिलचस्प है कि ये सभी हिस्से कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सही कहा। बाहर से देखने में शायद ये उतना जटिल न लगे, पर अंदर ये काफी संरचनाओं का एक जाल सा है। हाँ, और जैसा आपने कहा, इन संरचनाओं की जो आपसी संबंध हैं, उनकी नजदीकी, वही चीज कई बार चिकित्सा प्रक्रियाओं को चुनौतीपूर्ण बना देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चित्र से। इसमें मुख्य अंग दिख रहे हैं, बीच में ये नाशपाती के आकार का गर्भाशय यानी यूटरस। हाँ। इसके दोनों तरफ अंडाशय, ओवरीज, इनसे जुड़ी हुई ये ट्यूब्स, फॉलोपियन ट्यूब्स। जी। और नीचे की ओर गर्भाशय, ग्रीवा, सर्विक्स और फिर वजाइना। तो सबसे पहले गर्भाशय पर ही ध्यान दें। हाँ बिल्कुल। इसके जो अलग-अलग हिस्से हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। जरूर। तो देखिए, गर्भाशय का जो सबसे ऊपरी गोल हिस्सा है वो फंडस कहलाता है। फंडस। हाँ, ये वो हिस्सा है जिसे गर्भावस्था के दौरान पेट के ऊपर से महसूस करके गर्भ की बढ़ोतरी का अंदाजा लगाया जाता है। अच्छा। फिर आता है मुख्य खोखला हिस्सा, जिसे बॉडी कहते हैं। यहीं पर भ्रूण विकसित होता है। ठीक है। नीचे की तरफ जहां गर्भाशय थोड़ा संकरा होने लगता है, वो हिस्सा है इस्थमस। इस्थमस। और सबसे निचला जो बेलनाकार हिस्सा है वो है सर्विक्स या गर्भाशय ग्रीवा। सर्विक्स। हाँ, जो योनि में खुलता है। सर्विक्स को अक्सर गर्भाशय का गेटवे भी कहा जाता है ना? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, बिल्कुल। इसमें एक अंदरूनी द्वार होता है, इंटरनल ऑस, जो गर्भाशय की बॉडी की तरफ खुलता है। और एक बाहरी द्वार, एक्सटर्नल ऑस, जो योनि में खुलता है। और इनके बीच की जो नली है वो सर्वाइकल कैनाल है। अच्छा, और गर्भाशय की दीवारें, वो भी तो खास होती हैं? जी हाँ, वो भी काफी खास हैं। इसमें 3 परतें होती हैं। 3 परतें? हाँ, मैंने पढ़ा है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। इसमें से मायोमेट्रियम, जो बीच वाली मांसपेशीय परत है, बिल्कुल। वही तो प्रसव के दौरान संकुचन कंट्रैक्शंस पैदा करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। मायोमेट्रियम सबसे मोटी और मजबूत परत है। ये चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है। गर्भावस्था में ये फैलती है और प्रसव पीड़ा के समय शक्तिशाली संकुचन करती है। इसके अंदर की जो परत है वो है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। हाँ, जो हर महीने हार्मोन्स के प्रभाव में बदलती है। और अगर गर्भधारण नहीं होता तो यही परत मासिक धर्म के रूप में बाहर निकलती है। समझ गई। और सबसे बाहरी एक पतली सी परत है पेरीमेट्रियम। वो पेट की अंदरूनी परत पेरिटोनियम का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये हुआ गर्भाशय। अब इसके दोनों तरफ जो लटके हुए अंडाशय हैं, ओवरीज, उन पर आते हैं। चित्र में ये बादाम के आकार के दिख रहे हैं। जी। इनका मुख्य काम क्या है? अंडाशय के देखिए 2 मुख्य काम है। पहला तो अंडाणु ओवा बनाना, और हर महीने एक अंडाणु रिलीज करना, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन, हाँ। और दूसरा काम है महिला हार्मोन्स बनाना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा। चित्र में हम देख सकते हैं कि इन्हें रक्त आपूर्ति ब्लड सप्लाई ऊपर से आने वाली ओवेरियन वेसल से मिल रही है। ओवेरियन वेसल्स। ठीक है। और अंडाशय से जुड़े हुए ये जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर हैं, ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं? हाँ बिल्कुल। इनके सिरे पर उंगलियों जैसे उभार भी दिख रहे हैं। हाँ, वो फिम्ब्रिया हैं। ये फैलोपियन ट्यूब्स या यूट्राइन ट्यूब्स भी कहते हैं इनको। ये गर्भाशय के ऊपरी कोनों से, यूट्राइन हॉर्न्स से शुरू होकर अंडाशय तक जाती हैं। ट्यूब का जो गर्भाशय के पास वाला संकरा हिस्सा है वो इस्थमस है। फिर आता है चौड़ा हिस्सा, एम्पुला। एम्पुला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर यहीं पर शुक्राणु और अंडाणु का मिलन निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है। हाँ, ज्यादातर। और ट्यूब का जो आखिरी हिस्सा है, जो अंडाशय के पास कीप जैसा होता है, उसे इन्फंडिबुलम कहते हैं। इन्फंडिबुलम। और वो उंगली जैसे उभार? हाँ, उन्हें फिम्ब्रिया कहते हैं। फिम्ब्रिया। जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो ये फिम्ब्रिया उसे एक तरह से लहरदार गति करके पकड़ लेते हैं और ट्यूब के अंदर धकेल देते हैं। अच्छा, ये उसे गाइड करते हैं। बिल्कुल। अगर ये ठीक से काम ना करें तो निषेचन और गर्भधारण में समस्या आ सकती है। जाइना।
अब मेरा सवाल ये है कि ये सब अंग अपनी जगह पर कैसे टिके रहते हैं। मुझे लगता है यहीं पर लिगामेंट्स की भूमिका आती है। एकदम सही, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये अंग पेल्विस में यूं ही तैरते नहीं रहते, इनको कई लिगामेंट्स सहारा देते हैं। लिगामेंट्स। हाँ, ये कनेक्टिव टिश्यू के मजबूत बैंड्स होते हैं जो इन्हें पेल्विक दीवारों से और दूसरी संरचनाओं से जोड़ कर रखते हैं। और कुछ लिगामेंट्स तो रक्तवाहिकाओं के लिए रास्ता भी बनाते हैं। अच्छा, ये रास्ता भी बनाते हैं? जी हाँ, हमारे स्रोत में जो तालिका दी गई है वो इन लिगामेंट्स के बारे में बताती है। हाँ, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला नाम है इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट। इसको सस्पेंसरी लिगामेंट भी कहते हैं। जी, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये कहाँ से कहाँ जुड़ता है? ये अंडाशय को खासकर इनफंडिबुलम के पास से पेल्विस की साइड वॉल से जोड़ता है, और जैसा मैंने कहा इसमें ओवेरियन वेसल्स होती हैं। ओवेरियन वेसल्स इसी में होती हैं। हाँ, और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण क्लिनिकल पॉइंट है। जब अंडाशय हटाने की सर्जरी होती है, ओफोरेक्टोमी। ओफोरेक्टोमी। हाँ, तो इस लिगामेंट को बांधा और काटा जाता है। अब इसके बहुत पास से यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी गुजरती है। अरे! हाँ, तो इसलिए सर्जन को बहुत सावधान रहना पड़ता है ताकि यूरेटर को चोट न लगे। ये एक नोन रिस्क है। अच्छा, ये नजदीकी ही इसे जोखिम भरा बना देती है। समझ गई। अगला लिगामेंट है ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट। ये तो सीधा अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ रहा है ना? चित्र में दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, ये अंडाशय के निचले ध्रुव को गर्भाशय के हॉर्न से, मतलब ऊपरी कोने से जोड़ता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसे भ्रूणीय संरचना गुबर्नाक्यूलम का अवशेष माना जाता है। गुबर्नाक्यूलम का अवशेष, अच्छा। और एक और लिगामेंट है जो गर्भाशय के हॉर्न से ही शुरू होता है, राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट, जी। ये कहाँ तक जाता है? लीबिया मेजोरा में जाकर मिल जाता है। और ये भी गुबर्नाक्यूलम का ही अवशेष है। अच्छा, ये दोनों गुबर्नाक्यूलम के अवशेष हैं। जी। गर्भावस्था के दौरान जब गर्भाशय बढ़ता है तो इस लिगामेंट में खिंचाव से कभी-कभी दर्द भी महसूस हो सकता है। हाँ, ये मैंने सुना है। ये जानना दिलचस्प है। अब आते हैं ब्रॉड लिगामेंट पर। ये तो नाम से ही बड़ा लग रहा है। और ये है भी। ये कोई रस्सी जैसा लिगामेंट नहीं है, बल्कि पेरिटोनियम की एक चौड़ी दोहरी परत है, एक चादर की तरह। चादर जैसी? हाँ, जो गर्भाशय के दोनों तरफ फैली होती है और उसे पेल्विस की साइड वॉल से जोड़ती है। ये एक तरह से इन अंगों को ढककर रखती है और सपोर्ट करती है। इसके भी अपने हिस्से हैं, जैसे मेजोसैल्पिंग्स जो फैलोपियन ट्यूब के आसपास होता है, मेजोमेविरियम जो अंडाशय के पीछे होता है, और मेजोमेट्रियम जो गर्भाशय के बगल में मुख्य भाग है। अच्छा। फैलोपियन ट्यूब और राउंड लिगामेंट ये इसी ब्रॉड लिगामेंट की परतों के बीच स्थित होते हैं। यानी ये एक तरह का कवरिंग है जो इन अंगों को संभाले रखता है। ठीक है। अब दो और महत्वपूर्ण लिगामेंट बचे हैं, कार्डिनल और यूट्रोसैक्रल। जी, कार्डिनल लिगामेंट के बारे में क्या खास है? कार्डिनल लिगामेंट, जिसे ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट भी कहते हैं, ये बहुत मजबूत होता है। ये गर्भाशय ग्रीवा मतलब सर्विक्स और यूनी के ऊपरी हिस्से को साइड में पेल्विक वॉल से जोड़ता है। अच्छा। ये गर्भाशय को नीचे खिसकने से मतलब प्रोलैप्स से रोकने में मुख्य भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा क्लिनिकल पॉइंट है। फिर से? क्या? हाँ, इसी लिगामेंट के बेस से होकर यूटेराइन वेसल्स गुजरती हैं, गर्भाशय की मुख्य धमनी और शिरा। अच्छा, यूटेराइन वेसल्स यहाँ से जाती हैं। और क्या यूरेटर यहाँ भी पास में होता है? बिल्कुल, यूरेटर यहाँ भी यूटेराइन वेसल्स के बहुत करीब से अक्सर उनके नीचे से गुजरता है। वाटर अंडर द ब्रिज कहावत यहाँ फिट बैठती है। ओह! इसीलिए हिस्टेरेक्टमी यानी गर्भाशय निकालने की सर्जरी के दौरान जब कार्डिनल लिगामेंट को काटा जाता है तो यूरेटर के चोटिल होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ये सर्जरी के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली जगहों में से एक है। बाप रे, ये तो सचमुच ध्यान देने वाली बात है कि यूरेटर दो अलग-अलग जगहों पर, मतलब इनफंडिबुलोपेल्विक और कार्डिनल लिगामेंट के पास, इतना जोखिम भरा सफर तय करता है। बिल्कुल, ये पेल्विक एनाटॉमी की जटिलता को दिखाता है। अब आखिरी मुख्य लिगामेंट है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। यूट्रोसैक्रल? हाँ, ये गर्भाशय ग्रीवा के पिछले हिस्से से शुरू होकर पीछे की ओर जाता है और सैक्रम यानी रीढ़ की हड्डी का जो निचला भाग है उससे जुड़ता है। अच्छा, ये पीछे की तरफ सपोर्ट देता है? जी, ये गर्भाशय को पीछे की तरफ सहारा देता है, पोस्टीरियर सपोर्ट। तो हमने देखा कि ये लिगामेंट्स न सिर्फ अंगों को उनकी जगह पर रखते हैं, बल्कि कुछ खास लिगामेंट्स महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाओं के लिए रास्ता भी बनाते हैं। सही कहा। और उनके पास से गुजरने वाली यूरेटर जैसी नाजुक संरचनाओं के कारण सर्जरी में खास ध्यान देने की जरूरत पैदा करते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही
मतलब बारीक संतुलन पे काम करता है। लिगामेंट्स का सपोर्ट, अंगों की अपनी स्थिति, रक्त वाहिकाओं का रास्ता और आसपास की दूसरी संरचनाएं। जैसे मूत्राशय, चित्र में वो गर्भाशय के आगे दिख रहा है। हाँ, जैसे मूत्राशय, ब्लैडर जो गर्भाशय के ठीक आगे होता है, और यूरेटर, ये सब मिलकर एक तरह की त्रिआयामी पहेली बनाते हैं। और इस पहेली को समझना ही सुरक्षित और प्रभावी चिकित्सा देखभाल की कुंजी है। तो संक्षेप में अगर कहें तो महिला प्रजनन प्रणाली सिर्फ अंगों का एक समूह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यह एक जटिल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जिसे मजबूत लिगामेंट सहारा देते हैं। और इन संरचनाओं की आपसी नजदीकी, खासकर यूरेटर का रक्तवाहिकाओं और लिगामेंट्स के पास होना, जी, वो सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए एक निरंतर चुनौती पेश करता है। बिल्कुल। शारीरिक रचना का सटीक ज्ञान यहाँ सिर्फ क्या कहते हैं अकादमिक रुचि का विषय नहीं है। ये सीधे तौर पर रोगी की सुरक्षा और उपचार की सफलता से जुड़ा है। तो ये थी महिला प्रजनन प्रणाली की शारीरिक रचना पर हमारी आज की चर्चा, जो हमने स्रोत में दिए गए चित्र और जानकारी के आधार पर की। जी, हमने मुख्य अंग, लिगामेंट्स और उनके क्लिनिकल महत्व को समझने की कोशिश की। हाँ, उम्मीद है श्रोताओं को इससे फायदा हुआ होगा। अंतिम विचार, ये सोचकर ही आश्चर्य होता है कि इतने महत्वपूर्ण और नाजुक अंग इतने कम स्थान में कितने व्यवस्थित तरीके से रखे गए हैं, और कैसे एक संरचना का स्वास्थ्य या स्थिति दूसरी को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल। यह हमें याद दिलाता है कि मानव शरीर का अध्ययन वास्तव में कितना गहन और निरंतर चलने वाला प्रयास है।